करेक्ट। तो कल तक हम लोगों ने फंडामेंटल मैथ्स देखा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारी चीजें हो गई। अब हमने आपसे कहा था कि अपने पास दो ऑप्शंस हैं। वी हैव टू ऑप्शंस, या तो हम वेक्टर को स्टार्ट करें या तो हम वेक्टर को स्टार्ट करें या तो हम यूनिट एंड मेजरमेंट को स्टार्ट करें। फिर आप लोगों ने बोला था सर यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आपकी बात सर आंखों पर, ठीक है, आप जो कहेंगे हम वही बात मानेंगे, ठीक है। तो बेटा हम लोग शुरू करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। चलो भाई सुनो, मुझे लगता है ये चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी होना चाहिए। देखना बच्चे, आखिर यूनिट और मेजरमेंट से क्या लेना देना है। तो जब आप फिजिक्स के बारे में बात करते हो, तो कुछ तो होगा ना जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिजिक्स में कोई कुछ तो बंदे होंगे ना जिनके बारे में बातें चल रही होंगी। आखिर वो कौन से बंदे हैं जिनके बारे में बातें चल रही हैं? दे आर कॉल्ड एज द फिजिकल क्वांटिटी। उनको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके, जिसको नापा जा सके, जिसका मेजरमेंट लिया जा सके, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो फिजिकल क्वांटिटी में इमोशनल क्वांटिटी नहीं आती है। एक बड़ा अच्छा मुझे याद आ रहा है वो सीन आपका 3 इडियट्स मूवी का था, कि जिसमें वो सुसाइड कर लेता है, फिर वो लेके जाते हैं ग्रेव में, कहाँ पे बारिश होती है, छतरी है, प्रोफेसर खड़ा है, उधर आमिर खान खड़े हैं, कह रहे हैं सर ये सुसाइड नहीं, हाँ सर, सारी वो ऐसी मशीनें बन चुकी हैं जो एक्सटर्नल प्रेशर को मेजर कर लें, प्रेशर मेजर हो जाएगा। सर यहाँ पे क्या प्रेशर चल रहा है, इसका कोई मेजरमेंट पक्का? तो उस प्रोफेसर ने धीरे से ऐसे देखा, फिर कुछ बोला नहीं, बोला बताते हैं तुम्हें, चलो, राइट। तो देखो, पहली बात तो सीधे फिजिक्स से ही कहता है कि भाई मैं तुम्हारे इमोशंस को मेजर करने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारे सारों का, मैं तुम्हारे खुशी गम का, इसके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बहुत रियलिस्टिक बंदा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे फिजिकल चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ, जो चीज़ें भौतिक हैं, अभौतिक चीज़ों के बारे में नहीं बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसी चीज़ों के बारे में बात होती है जो मेजर किया जा सके, जिसका कोई मतलब निकले, ठीक है ना। बाकी तो भाई अलग सब्जेक्ट्स हैं, सब में अलग अलग चीज़ों के बारे में बात होती है। तो यहाँ पर आप फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हो। फिजिकल मतलब जो फिजिकली एग्जिस्ट करता हो और जिसको आप मेजर कर सको, फिजिकल क्वांटिटी। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये तो ढेर सारा है, फिजिकल क्वांटिटी तो ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे मास, हमें मास दिखा, मास फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम, ठीक है, तो यह तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ इसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है, इसको भी मेजर किया जा सकता है बाय एनी मैकेनिज्म। जब घड़ी नहीं थी तो किसी और तरीके से मेजर करते थे, आज हमारे पास डिजिटल वॉच और क्या क्या है, अलग तरीके से मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। कभी दिन रात में मेजरमेंट करते थे, अब माइक्रो सेकेंड्स में मेजर करते हैं, नैनो सेकेंड्स में मेजरमेंट लेते हैं, कितने क्लोज होते चले जा रहे हैं। तो मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, तमाम चीज़ें हैं। स्पीड हो गया, वेलोसिटी स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है ना, फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, कई चीज़ों का मेजरमेंट है। तो ढेर सारी चीज़ें फिजिकल क्वांटिटी हैं। सरफेस टेंशन है, ठीक है, तमाम चीज़ें हैं जिसका मेजरमेंट कर सकते हैं। ऐसी ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ भी हैं, पर ब्रॉडली है ना, क्या बता, जब शुरुआत हुआ यहाँ पे, तो ब्रॉडली हम लोगों ने कहा कि देखो, जब शुरुआत में हमारे इनोवेशंस हुए, मतलब रिसर्च हुए और विज्ञान आया, तो वहाँ पे हमने तीन चीज़ों को ही इनिशियली कंसीडर किया। एक लिया हम लोगों ने मास, दूसरा लिया लेंथ और तीसरा लिया टाइम।
और मास लेंथ टाइम की मदद से, क्योंकि हमको मैक्सिमम टेरेस्ट्रियल फिनोमिना ही देखना था, हमको तुरंत मॉलिक्यूलर लेवल पे जा नहीं रहे थे, तो हमें जनरली 3 चीजें दिखी। एक तो मास दिखा, हल्की वस्तु भारी वस्तु, एक तो हमें लेंथ दिख गया, पास में दूर में बड़ा छोटा, और तीसरा हमको कुछ टाइम जैसा दिखने लगा, दिन हो रही है रात हो रही है। तो हमने क्या किया, पहले मास लेंथ टाइम को ही फंडामेंटल मान करके ढेर सारी चीजों को डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब देखो लेंथ और टाइम को कंपेयर करेंगे तो क्या हमें स्पीड मिल जाएगा? अरे लेंथ स्पीड बराबर क्या होता है भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस क्या है? लेंथ है, तो लेंथ अपॉन टाइम क्या हो गया? स्पीड हो गया। उसी डिस्टेंस को दूसरी तरीके से मेजर कर लिया तो डिस्प्लेसमेंट नाम दिया, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। तो वो भी आप लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो। तो लगभग हमने ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज को वो मास लेंथ टाइम के रिस्पेक्ट में लिखा, और ऐसी चीजों को हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिर जैसे जैसे हमारा समय आगे बढ़ा, हमें नई नई चीजों के बारे में पता चलता रहा। तो जब जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, हमें हीट के बारे में भी पता चला, और जब हमें हीट के बारे में पता चला तो हम थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट लेकर के आए। एक अलग समय था थर्मोडायनेमिक वर्ल्ड, जब हमने हीट को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया, फिर हमने इंजन बना डाला, कैरनॉट साइकिल और क्या। फिर उसके बाद हमें थोड़ा और समय बीता तो हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी पता चला, राइट? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता चला। फिर और समय आगे बीता तो फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी के बाद फिर जब हमें ब्रॉड फिनोमिना को हम देखने के बाद हम लोग चले गए मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पर, तो फिर हमने मोल्स के बारे में बात करना शुरू कर दिया। क्यों? तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ा ना, हमें कई चीज़ों के बारे में पता चल गया, और अल्टीमेटली हमारे पास 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हुई, तो हमें ऐसे 7 फिजिकल क्वांटिटी मिली जिनकी मदद से बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने डराइव कर लिया या डिफाइन कर लिया। और वो जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, जो अपने आप में यूनिक हैं, उनका वो सेल्फ डिफाइंड हैं, उनके लिए किसी और को उनको डिफाइन करने के लिए किसी और यूनिट का यूज़ नहीं, फिजिकल क्वांटिटी का मदद नहीं लेना है। ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोला। क्या बोला? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन 2 तरीके से, एक तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एक तो फंडामेंटल और दूसरा क्या? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब सर फंडामेंटल क्या? फंडामेंटल में क्या क्या हमें पढ़ना है? तो फंडामेंटल में हमको देखो, फंडामेंटल में पहला होता है मास। पहला क्या? मास। दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, नेक्स्ट टेम्परेचर के बाद नेक्स्ट इज करंट, नेक्स्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और लास्ट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब मास को मेजर करने का अलग अलग तरीका था, है ना? अब कहीं पे इसको केजी में यूज करते थे, कहीं पर अब इसको पाउंड में यूज करते थे। अब इससे ट्रेडिंग में बड़ी इशू होने लगे, ट्रेडिंग में बहुत इशू कि मास को मेजर कैसे करें ट्रेडिंग में। तो उन्होंने क्या किया कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुए, और हमने कहा कि ऐसा देखो, तुम इंग्लैंड वाले अपना यूज़ कर रहे थे, यूएस वाले अपना यूज़ कर रहे थे, हम इंडियंस अपना यूज़ कर रहे थे, सबका अपना अपना तरीका था किसी भी चीज़ का। जैसे अपने वहाँ लेंथ को कोसों में मेजर किया जाता था, कोस दूर तक, है ना, कोसों दूर। अपने तुलसी रामायण में भी देखा होगा, इतने कोस जाओ। उधर अमेरिका वाले माइल चिल्ला रहे थे, माइल स्टोन लगा रहे थे, है ना। तो हुआ क्या कि इससे बड़ा ही मतलब दिक्कत होने लगी।
ठीक है। अब मान लो अगर हम कोई गाड़ी बनाते हैं, मान लो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हमने एक प्रोडक्शन किया यूएस में, तो उस पर जो हम स्पीड मेजरमेंट लिखें उसको माइल पर आवर में लिखें या किलोमीटर पर आवर में लिखें, प्रॉब्लम हो गई कि नहीं। फिर उसको एक्सपोर्ट करना है हर जगह, तो ग्लोबल तो बनाना चाहिए ना, एक यूनिफिकेशन तो होना चाहिए यूनिट सिस्टम का। तो इसका यूनिफिकेशन किया गया और यूनिफिकेशन करने के बाद हम एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड पर एग्री हो गए और उसी को हमने बोला एसआई यूनिट सिस्टम। क्या बोला हमने? एसआई, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड। यहां पर हमने कहा कि भाई देखो, अगर मास को मेजर करना है ना तो मास को आप किलोग्राम में मेजर करो, लेंथ को मेजर करना है तो मीटर में मेजर करो, टाइम को मेजर करना है तो, टेम्परेचर को मेजरमेंट करना है तो किस में? केल्विन में। इट्स नॉट अ डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स अ केल्विन। करंट को मेजर करना है तो एम्पियर में मेजर करो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करना है तो सीडी कैंडेला में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करना है तो मोल में मेजर करो, है ना। पर कहा गया कि अच्छा ठीक है, ये तो बड़ी बड़ी चीजें हो गई, मतलब कोई छोटा यूनिट सिस्टम भी रहने दो ना, सबको जल्दी तुरंत गायब मत कर दो, क्योंकि केजी जो है, जो किलोग्राम है, वो बड़ा अमाउंट है, छोटा नहीं है। एक ऐसा यूनिट, एक और भी यूनिट सिस्टम तुम रहने दो जो थोड़ा सा इससे छोटा हो, तो उसको बोला गया सीजीएस। क्या बोला गया? सीजीएस। सी एग्जिस्ट फॉर द सेंटीमीटर एंड दैट मेजर्स द लेंथ। नेक्स्ट, जी एग्जिस्ट फॉर द ग्राम, that measures the mass, and S exist for the seconds, CGS। और फिर उसके अलावा फिर हमने एक टेम्परेचर, करंट, ठीक है, को हमने आगे मेजर किया, पर ये CGS का है, पक्का, राइट। अब देखो यहां पे, तो ये हो गया आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इनके अलावा अपने पास दो और फिजिकल क्वांटिटी हैं, इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल के अलावा कॉम्प्लीमेंट्री, वो फंडामेंटल की फैमिली मेंबर नहीं है, लेकिन साथ में पढ़ी जाती हैं। और फैमिली मेंबर क्यों नहीं है उसका मैं रीज़न बाद में बताता हूँ, क्यों नहीं है, क्यों उनको फंडामेंटल वालों ने कहा नहीं नहीं ठीक है, तो मेरे साथ बैठो, तुम्हारा यूज़ पड़ेगा, पर मैं तुमको अलग रूम में रखूँगा, तुम मेरे रूम में नहीं बैठोगे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और इन्हीं फंडामेंटल से जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आपकी डराइव होकर के आई, निकल के आई, उनको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, पक्का, तो नोट कर लो आप इसको। हाँ, डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करो, बेसिक प्रिंट ले लेना है कैसे। May I clear the board? ठीक है। कैंडेला, CANDE, आई होप डबल एल होना चाहिए, तो देख लेना, कैंडेला, कैंडेला।
ठीक है, मुझे लगता है कि आप बल्ब पे तो ल्यूमेन में शायद होता है, बल्ब पे जो है वो ल्यूमेन में लिखा रहता है। ठीक है, आगे बढ़ लें। चलो भाई देखो, अब ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, इनके अलावा अपने पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी का तुम्हें नाम पता है वो सब कुछ डेराइव्ड है। वो क्या है? डेराइव्ड है। पक्का? जैसे मान लो आपने कहा कि मतलब आपने बोल दिया कि सर आप फोर्स बताओ, फोर्स फिजिक्स का पार्ट है, फोर्स। ठीक है, या फोर्स के पहले ही चलते हैं थोड़ा। ठीक है, आपने कह दिया, आपने कहा सर देखो मोमेंटम, देखो मोमेंटम, मोमेंटम, तो मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? P से। ठीक है, हम लोग एनएलएम में सीखेंगे इसको। और P इक्वल टू होता है m इंटू वी। P इक्वल टू क्या होता है? m इंटू वी। P को डिफाइन करने के लिए दो बंदों का जरूरत है, एक तो मास का, एक तो मास का और दूसरा वेलोसिटी का। इसमें मास तो फंडामेंटल है पर वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी को भी डिफाइन करने के लिए वापस फंडामेंटल का जरूरत है, राइट। तो अगर आपने लिखा ऐसे देखो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है भाई? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी खुद में फंडामेंटल नहीं है, फंडामेंटल तो खाली वो 7 हैं, उनके अलावा सब डिराइव्ड हैं। वेलोसिटी को दो बंदों की जरूरत पड़ी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। अब क्या डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल है? आंसर इज यस। डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ ही होता है, वो अलग बात है कि हम डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं, पर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया? एक्चुअली दिस डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ इन इटसेल्फ। मेजरमेंट का तरीका थोड़ा अलग है पर है वही। तो दिस इज लेंथ बाय टाइम। तो वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो? लेंथ बाय टाइम। ठीक है, मोमेंटम बराबर हो गया मास इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी अभी डिराइव्ड नहीं है, अभी हम फिर इसको वापस एक और स्टेप पीछे की तरफ जाएंगे। वेलोसिटी आपके डिराइव्ड है तो इसको और एक स्टेप पीछे जाएंगे, और जब एक स्टेप और पीछे जाएंगे तो क्या हमको ये लेंथ अपॉन टाइम मिलेगा? क्या हमको लेंथ अपॉन टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे बोलो तो अल्टीमेटली क्या आपको मोमेंटम का मतलब समझ में आया? इट्स बेसिकली मास इनटू लेंथ बाय टाइम। अब मास फंडामेंटल, लेंथ फंडामेंटल एंड टाइम फंडामेंटल। तो क्या आप यहां पे लिख सकते हो वेलोसिटी इज इक्वल टू लेंथ टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय टाइम टू दी मल्टीप्लाइड विद टाइम टू द पावर -1। लिख सकते हो कि नहीं? क्या आप लिख सकते हो मोमेंटम इज इक्वल टू मास टू द पावर 1 इंटू लेंथ टू द पावर 1 एंड टाइम टू द पावर -1? कैसा लिख सकते हो? तो क्या अल्टीमेटली आपने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के पावर में रिप्रेजेंट कर दिया? आप कह सकते हो कि मोमेंटम में मास पर 1 का पावर है, लेंथ पे 1 का पावर है और टाइम का -1 का पावर है। आप कह सकते हो कि वेलोसिटी में लेंथ का 1 का पावर है और टाइम पर -1 का पावर है। दिस वे आप रिप्रेजेंटिंग द डायमेंशनल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज इट्स डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? हम इसका डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, कि आप अगर किसी भी फंडामेंटल फिजिकल किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल के टर्म्स में लिख रहे हो, फंडामेंटल के पावर्स के टर्म्स में लिख रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? उसी को हम उसका डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। लेकिन अब बात यह है कि हर बार मास को मास लिखना, लेंथ को लेंथ लिखना, टाइम को टाइम लिखना, ये हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया।
तो हमने क्या कहा, हमने कहा भाई देखो जितने भी अपनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं ना, उनका हम लोग डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन का तरीका ढूंढ लेते हैं कि हम मास को डायमेंशंस में कैसे लिखेंगे, लेंथ को डायमेंशंस में कैसे लिखेंगे, और टाइम को हम लोग डायमेंशंस में कैसे लिखेंगे। ठीक है, मास को, लेंथ को, टाइम को, इन सारी चीज़ों को। तो बेटा ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर है इनका डायमेंशनल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल, इनका है डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। क्या है? डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। मास को कैपिटल एम से, लेंथ को कैपिटल एल से, टाइम को कैपिटल टी से, टेम्परेचर को के से, समटाइम्स थीटा भी आपने देखा होगा, तो आई विल गो विद के ओनली, थीटा भी हो जाता है। करंट को ए से, इट्स नॉट आई एक्चुअली, ए। इंटेंसिटी ऑफ लाइट नो चेंज, सी डी, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नो चेंज, मोल। तो ये इसका डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, पक्का। अब आप देखो, अब अगर आपसे इफ एनीवन इज गोइंग टू आस्क यू कि मोमेंटम का या वेलोसिटी का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो आप यहां पे लेंथ की जगह, आप जहां पे लेंथ लिखा हुआ है ना, यहां जहां पे लेंथ लिखा हुआ है उसको आप L कर दो, तो L टू द पावर 1। टाइम लिखा हुआ है तो T टू द पावर -1। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी तो आप V लिखो और इसको बिग ब्रैकेट में बंद कर दो, ये फार्मूले को भी बिग ब्रैकेट में बंद कर दो, और आप इसको बोलोगे कि दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेलोसिटी। ये क्या है? वेलोसिटी का, ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला है। ये वेलोसिटी का क्या है? डायमेंशनल फार्मूला है या डायमेंशनल इक्वेशन, राइट। नाउ कैन यू ऑब्टेन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द मोमेंटम? क्या मोमेंटम का भी तुम डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हो या डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो? तो क्या हो जाएगा? मास का m टू द पावर 1, L टू द पावर 1 एंड T टू द पावर, तो ये डब्बे में बंद कर दो, यू कैन राइट ml T टू द पावर -1। Now if anyone is going to ask you what is the dimension of mass in the momentum, तो आप बोलोगे इट्स 1। जो उसका पावर होता है ना, वही डायमेंशन की वैल्यू होती है। अगर आपसे कोई कहे, if anyone is going to ask you कि वेलोसिटी में लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, तो उसका पावर बोलो 1। अगर आपसे कोई कहे कि वेलोसिटी में टाइम का डायमेंशन क्या होगा, तो -1। अगर आपसे कोई बोले कि भाई मोमेंटम में मास का डायमेंशन क्या होगा, पावर बोलो 1। मोमेंटम में लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, 1। और मोमेंटम में टाइम का डायमेंशन -1। तो जो पावर होते हैं वो उनके डायमेंशंस होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन डेफिनेशंस, राइट। आप कॉन्सेप्ट समझो, बाकी बुक्स में तो हर चीज़ों का डेफिनेशन दे रखा है। मुझे लगता है डेफिनेशंस बनाए इस वजह से जाता है क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है। और जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो डेफिनेशन को हटा सकते हो। डेफिनेशन इस वजह से बनाया जाता है कि आपका दिमाग समझ ले सही बात को, ठीक है।
जब आप उससे फैमिलियर हो गए तो डेफिनेशंस को वापस लिखने का ज़रूरत नहीं है। क्लास 12th में बोर्ड एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ क्योंकि आप नहीं होते हैं, फिर आपको एक्सप्रेस करना होता है, तो हर बात लिखने का ज़रूरत है। 11th में ऐसा है तो है नहीं, राइट। तो यहाँ थोड़ा कॉम्पिटेटिव अप्रोच है, तो फिर वही करेंगे जैसे ज़रूरत है। उसमें बुक्स में देखोगे ना, तो डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल पावर, मतलब सबका कुछ ना कुछ उन्होंने डेफिनेशन दे रखा है। डिड नॉट टू राइट दैट। May I clear the board? ठीक है। So after that there are few questions, note करो। Write dimensional formula of following physical quantities. Write dimensional formula of following physical quantities. राइट। तो आप ऐसा करो, लेफ्ट में आप फिजिकल क्वांटिटी नोट करते जाओ, राइट में उसका डायमेंशनल इक्वेशन या फार्मूला लिख लेना। फर्स्ट लिख लो एरिया, सेकेंड वॉल्यूम, थर्ड डेंसिटी, फोर्थ force, fifth, next one work, next one kinetic energy, next one potential energy, next one potential energy, next one potential energy, next one potential energy, right? Now apart from that there can be a lot of the physical quantities, है ना। तो ये तो मैंने ऐसे ही कुछ लिखवा दिया, बहुत ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती हैं कि जिसका डायमेंशन आपसे बोल दिया जाए लिखने के लिए, पर अभी आपको उनका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप सरफेस टेंशन का डायमेंशन लिखो, तो आप तो भी आप उससे परिचित ही नहीं हो, आपको तो पता ही नहीं है कि भाई, आपको ये तो पता ही नहीं है कि सरफेस टेंशन क्या होता है। आपको पता है क्या? नहीं पता है। तो सरफेस टेंशन आपको पता ही नहीं है और मैंने कह दिया सरफेस टेंशन का डायमेंशन लिखो, अब आप परेशान। ठीक है, तो ये काम हमें नहीं करना है। जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स आगे कवर होते जाएंगे, वी विल बी अवेयर अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज़, और जैसे जैसे हमारे फिजिकल क्वांटिटीज से अवेयरनेस बढ़ेगी, हमें पता चलेगा उनका रियलिटी, उनका फार्मूला, अपने आप उनका डायमेंशन वहाँ पे क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको उतना ही फिजिकल क्वांटिटी लिखवाया है कि जितना आप एटलीस्ट जानते हो, राइट। तो बताओ भाई, एक तरफ से लिखते चले जाओ। आप एक तरफ से लिखते चले जाओ। पहला तो आपने लिखा होगा एरिया ना, तो बोलो भाई एरिया बताओ। पहला तो आपने एरिया लिखा होगा। एरिया मीन्स आइदर लेंथ का स्क्वायर एल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो यानी एल इंटू बी होता है। बोलो, एल का डायमेंशन कैपिटल एल, बी का डायमेंशन कैपिटल एल, तो क्या ये एल स्क्वायर होगा, एल टू द पावर 2। आप इसको बड़े डब्बे में बंद कर दो, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये तरीका है डायमेंशनल फार्मूला को लिखने का कि उसको बिग ब्रैकेट में बंद किया जाता है। पर अगर आपको देखो, सिंपल सी बात है, और मान लो कहीं गलती से आपने बिग ब्रैकेट में नहीं रखा, आपने छोड़ दिया, तो ये इतनी बड़ी गलती नहीं है। गलती तब गलती मानी जाती है जब आपको पता ही नहीं होता है सही या गलत क्या है। लेकिन अगर आपको पता है गलत क्या है फिर भी आप गलती कर रहे हो, इसका मतलब कुछ तो कारण होगा उस गलती को करने का। पक्का? अगर आपको पता है गलत है और फिर भी तब आप उसको कर रहे हो, इसका मतलब देयर मस्ट बी सम रीजन कि वो गलती कर रहे हो। ठीक है, कभी कभी मैं देखता हूँ उधर जनगण मन अधिनायक होता रहता है और बच्चे आते हैं, तो दूसरे कहीं क्लास में स्कूल में बज रहा होता है, उधर मैं से इसकी तरफ देखता हूँ
और हमारे बच्चे कैंपस के खड़े हो जाते हैं। अच्छी आदत है, बहुत अच्छी आदत है। पर बात यह है कि मान लो क्लासेस तुम्हारी फुल फ्लेज में रन हो रही हैं, तुम ऑलरेडी लेट हो चुके हो, तो उधर दूसरे बाउंड्री में हो रहा है नेशनल एंथम, तो क्या आपको खड़े हो जाना चाहिए? क्या क्या कहता है? होना चाहिए। और आपकी क्लासेस फुल फ्लेज मोड में चल रही हैं, खड़े हो जाना चाहिए। ठीक है, ये सही में है, हमारी राष्ट्र भावना हमारी यही कहती है। पर मुझे लगता है कि आपको थोड़ा वहाँ निगोशिएट करना चाहिए। एक सेकेंड के लिए अच्छा हो गया, ठीक है, मुझे पता चल गया इसका इंपॉर्टेंस है, अंदर अंदर फिर खट से क्लास में पहुंच गया। इफ यू वेट फॉर है ना, अगर वहां पर वेट मतलब यू कैन वेट फॉर द हाउ मेनी सेकेंड्स, ठीक है, आपको थोड़ा सा वेट करना कर सकते थे, पर निकल लो, क्या दिक्कत है? पक्का? तो वो गलती नहीं मानी जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि सच में तरीका क्या होता है कि ये आपको तरीका क्या है कि आपको अगर डायमेंशन लिखना है तो बिग ब्रैकेट में लिखना ही चाहिए, पर अगर नहीं लिख रहे हो तो भी कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें अच्छी वाली बात पता है। तो एरिया का डायमेंशन L स्क्वायर। बच्चे वॉल्यूम का डायमेंशन बताओ। वॉल्यूम का डायमेंशन सबको क्लियर है? क्योंकि वॉल्यूम में तीन चीजें होती हैं, तीन, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, L आंसर क्या आ जाएगा? L3। सुन लो बच्चे, यहां मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, m टू द पावर 0 L2 t टू द पावर 0, इसमें भी कोई गलत वाली बात नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। उसका मतलब क्या हुआ कि मास, यहां पर मास का कोई डायमेंशन नहीं है, यहां पर लेंथ का डायमेंशन 2 है, और यहां पर टाइम का भी कोई रोल नहीं है। इसको आप सिंपल L3 लिख लो, लेकिन अगर कहीं m और L इसके अलावा भी कोई आपको फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिख दिया गया और उसका पावर 0 कर दिया गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कैसे क्या कर दिया है भाई, m टू द पावर, आपने लिखा क्या m0, ये क्या लिखा L3 और t टू द पावर 0। तो ये बात भी क्या है, ये बात भी सही है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो, तो एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, नेक्स्ट बताओ डेंसिटी का बताओ। आप बताओ डेंसिटी बताओ, ये बताएगी। हाँ, डेंसिटी m L टू द पावर -3। सबको क्लियर है ये बात? डेंसिटी बराबर क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। मास का डायमेंशन m, वॉल्यूम का डायमेंशन L3, तो m इंटू L टू द पावर -3। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि डेंसिटी में मास का डायमेंशन कितना है, तो 1। मैं कहता हूं डेंसिटी में लेंथ का डायमेंशन कितना है, -3। मैं कहता हूं डेंसिटी में टाइम का डायमेंशन कितना है, 0। मैं कहता हूं डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला कितना है, m टू द पावर 1 L टू द पावर -3। पक्का? डेंसिटी के बाद फिर मैंने क्या दिया? डेंसिटी के बाद फिर हमने आपको फोर्स दिया है भाई। अब आप फोर्स बताओ। फोर्स इज इक्वल टू, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का डायमेंशन m, एक्सीलरेशन का डायमेंशन, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी बाई टाइम होता है। बोलो, वेलोसिटी का डायमेंशन L t टू द पावर -1, टाइम का डायमेंशन t, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, L t टू द पावर -2। एक्सीलरेशन का डायमेंशन L t टू द पावर -2। तो फिर देखो ये क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन का डायमेंशन
lt to the power -2. Then the final answer is mlt to the power -2. किसका डायमेंशन? फोर्स का. तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द फोर्स, mlt to the power -2. वर्क का बताओ, वर्क का ml to the power 2 या l2 t to the power -2. बोलो, मैं क्लियर द बोर्ड? पक्का? चलो भाई, अब आ जाओ, देखो वर्क का. तो क्या हमें पता है कि वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. दैट मीन्स द वर्क का डायमेंशन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स का डायमेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन. देन व्हाट इज द फोर्स का डायमेंशन? mlt to the power -2. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट? l. देन फाइनल दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? m l to the power n plus 1 l2 t to the power -2. डायमेंशन ऑफ वर्क, राइट? नाउ there are two more, kinetic energy as well as potential energy. So before kinetic energy, just I will try to give you the dimension of the potential energy, right? तो potential energy हम लोग कैसे लिखते हैं, और कौन सी potential energy? खाली मैंने potential energy लिखा हुआ है आपको, तो ब्रैकेट में लिख लो gravitational potential energy, ब्रैकेट में लिख लो gravitational, क्योंकि potential energy तो अलग अलग तरीके की हो सकती है. पोटेंशियल एनर्जी आपकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, तो आप लिख लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये भी आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, याद आया? क्या था? असली मसाले सच MGH. याद आया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जब कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड से h हाइट पर होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं? m इंटू जी इंटू एच से. मास का डायमेंशन g का डायमेंशन, व्हाट इज द g? इट्स अ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन. अब ग्रेविटेशन को लग जाने से एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो गया, वहां पर आपको रीजन भी बता दिया गया. तो कोई भी फोर्स अगर बॉडी को एक्सीलरेट कराती है तो एक्सीलरेशन, और उसमें फोर्स का नाम बदल गया ग्रेविटी ने जो एक्सीलरेशन क्रिएट कराया उसका नाम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन. अल्टीमेटली है क्या? एक्सीलरेशन. और एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? l t to the power -2. और हाइट का l मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा भाई? m l2 t to the power -2. क्या ये u का डायमेंशन हो गया? अब जरा ध्यान से देखना, तो इसके पहले तो तुम्हें वर्क का भी वही मिला था और वही तुम्हें एनर्जी का भी मिला. तो आप क्या कह सकते हो क्या कि वर्क का डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल टू एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला? अब ये बड़ी मुश्किल है कि आप फिजिकल क्वांटिटी देख करके आप उसका डायमेंशन लिख सकते हो, पर आप डायमेंशन देख करके फिजिकल क्वांटिटी नहीं लिख सकते हो. मैंने कहा ml2 t to the power -2 क्या है? मैंने कहा कोई एक बंदे का नाम बताओ, तो आप किसका नाम बोलोगे? क्या वर्क का नाम बोलोगे या आप एनर्जी का नाम बोलोगे? तो दोनों ही हो सकता है. सो इफ यू नो द फिजिकल क्वांटिटी यू कैन द डायमेंशनल फार्मूला, बट इफ यू नो द डायमेंशनल फार्मूला ओनली, है ना, इट वुड बी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू टू डिसाइड कि आखिर किसके बारे में बात चल रही है. पक्का? बोलो तो, क्योंकि जो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला होता है वही. नाउ नेक्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी. अब आप काइनेटिक एनर्जी में देखो, काइनेटिक एनर्जी में बेसिकली आपके पास दो वेरिएबल हैं m एंड v, पर एक कांस्टेंट है 1/2. अब ये बात आती है कि सर देखो, मास का तो हमें पता है, हमें वेलोसिटी का पता है, पर 1/2 का डायमेंशन क्या होगा? अब इस 1/2 के डायमेंशन को हम लोग समझेंगे. तो बिफोर डिस्कसिंग द डायमेंशन ऑफ 1/2, right, we must have to know that
on the basis of dimensional analysis, on the basis of the dimensions, the physical quantities can be classified into the four manners. चार तरीके से आप फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर सकते हो। तो जनरल क्लासिफिकेशन दो था, क्या, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड। पर डायमेंशंस का जब इंट्रोडक्शन हो गया तो डायमेंशन ने कहा कि आप मेरे तरीके से फिजिकल क्वांटिटीज को चार अलग अलग तरीकों में डिफरेंशिएट करते हो, विभाजित कर सकते हो। वो कौन कौन से हैं तो लिख लो यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज in terms of dimension, classification of physical quantities in terms of dimension, ठीक है। फर्स्ट नोट करना, फर्स्ट डायमेंशनल वेरिएबल, first one is dimensional variable। नेक्स्ट लिख लो डायमेंशनल कांस्टेंट्स। नेक्स्ट लिख लो डायमेंशनलेस वेरिएबल, नेक्स्ट लिख लो डायमेंशनलेस वेरिएबल, और नेक्स्ट लिख लो डायमेंशनलेस कांस्टेंट, राइट। डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनलेस वेरिएबल एंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट। वेरिएबल कांस्टेंट, डायमेंशनल, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस एंड डायमेंशनलेस। पक्का? तो शुड आई कंक्लूड माय क्लास टुडे? तो कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन सीखेंगे और फिर देखेंगे कि हमें 1/2 को किस कैटेगरी में रखना चाहिए। ठीक है? थैंक यू क्लास, थैंक यू।